अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। एक महिला फ्यूसो ट्रक चालक को सुनसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की वर्दी पहने पुरुषों के एक समूह ने रोक लिया। कागजात की जांच करने के बजाय उन्होंने सीधे 1,001 लाख रुपये की मांग की। लेकिन वह दोपहर कोई साधारण दिन नहीं था और उन्होंने गलत शिकार चुन लिया था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को देखें, लाइक और वायरल करना न भूलें। 27 वर्षीय पुष्पा अपने भरोसेमंद अशोक लेलैंड ट्रक की स्टीयरिंग पर आत्मविश्वास से बैठी थी। ट्रक बड़ा और शक्तिशाली था और विंडशील्ड पर विजय ट्रांसपोर्ट्स का स्टिकर लगा था, जो बड़े मालवाहक चालकों के लिए गर्व की पहचान थी। उस दिन उसने एक आरामदायक लाल टी शर्ट, नीली जीन्स और सफ़ेद स्नीकर्स पहने थे, जो काम के कारण थोड़े पुराने हो चुके थे। उसके हाथ स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसकी आंखें सड़क पर केंद्रित थीं, जो अपेक्षाकृत शांत थीं। कैबिन के अंदर एक छोटे से रेडियो से धीमी आवाज़ में हरियाणवी या पंजाबी लोकगीत बज रहा था, जो उसकी लंबी यात्राओं का नियमित साथी था। दोपहर की गर्मी बहुत तेज थी। आसमान बादलों के बिना साफ था। ट्रक के अंदर का एयर कंडीशनर भारी माल खींचने वाले इंजन के लगातार काम करने के कारण मुश्किल से ही काम कर रहा था। पुष्पा ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि हवा अंदर आ सके, भले ही वह गर्म हवा ही क्यों न हो। गाड़ी चलाते हुए वह कभी कभी कप होल्डर में रखी बोतल से पानी का घूंट लेती थी। पसीना आने के बावजूद उसका चेहरा शांत था। वह रोजाना ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की आदी थी। यहां तक कि लंबी यात्राओं पर उसे ढाबों पर या रेस्ट एरिया में रात बितानी पड़ती थी। डैशबोर्ड पर कागजात का एक फोल्डर पड़ा था, जिसमें कंपनी के सभी दस्तावेज और परमिट थे। पुष्पा दस्तावेजों के मामले में हमेशा व्यवस्थित रहती थी। डर के कारण नहीं, बल्कि यह उसके काम का मानक था। वह सड़क पर किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेती थी। हालांकि इस काम को अक्सर महिलाओं के लिए बहुत कठिन माना जाता था, पुष्पा को यह चुनौती पसंद थी। वह उत्तर दक्षिण गलियारे और बंदरगाहों तक के रास्तों को जानती थी, कहाँ रुकना है, कहाँ जाम लगने की संभावना है, और यहां तक कि उन जगहों को भी जहां सड़क के गुंडे अक्सर जमा होते थे। वह दिन सामान्य होना चाहिए था। वाहन में कोई समस्या नहीं थी, मौसम अनुकूल था और उसका कार्यक्रम भी तंग नहीं था। लेकिन अपनी शांति के पीछे पुष्पा को पता नहीं था कि यह दोपहर एक ऐसे अनुभव में बदल जाएगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस सड़क पर वह बिना किसी बाधा के गुजरती थी, वह इस बार एक ऐसी अप्रत्याशित घटना छिपाए हुए थी जिसे वह आसानी से भुला नहीं पाएगी। पहाड़ी क्षेत्र में एक लंबी चढ़ाई पार करने के बाद पुष्पा ने अपने ट्रक की गति कम करना शुरू कर दिया। उस इलाके का राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर सुनसान रहता था। केवल कुछ छोटी गाड़ियां कभी कभार गुजरती थीं। अचानक लगभग 200 मीटर आगे उसने वर्दी पहने लोगों के एक समूह को सड़क के बीचों बीच खड़े देखा, जो उसके ट्रक को रोक रहे थे। वे काफी थे, लगभग 1 दर्जन, और सभी ने गहरे स्लेटी रंग की पुलिस वर्दी पहनी हुई थी। कुछ हाथ उठाकर पुष्पा को रुकने का इशारा कर रहे थे। चूंकि यह एक खुला क्षेत्र था और यू टर्न लेने की कोई जगह नहीं थी, पुष्पा ने धीरे धीरे ब्रेक लगाए और ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। विंडशील्ड के पीछे से पुष्पा उन्हें ध्यान से देख रही थी। कुछ के पास हैंडी टॉकी वायरलेस सेट थे, कुछ आरामदायक मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उनकी निगाहें तेज थीं। यही चीज उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उनमें से किसी ने भी नेम प्लेट या आधिकारिक पहचान नहीं पहनी थी, जैसा कि आमतौर पर होता है। उनकी टोपी भी अलग अलग शैलियों की थीं, एक जैसी नहीं। पुष्पा को संदेह हुआ, लेकिन उसने अपने भाव स्थिर रखे। वह जानती थी कि उसके काम में घबराना केवल स्थिति को बिगाड़ेगा। उनमें से एक बड़ा और कठोर चेहरे वाला व्यक्ति कैबिन की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खटखटाया और पुष्पा को नीचे उतरने का इशारा किया। दिल में आशंका होने के बावजूद पुष्पा ने इंजन बंद किया और धीरे से दरवाजा खोला। उसके दोनों पैर गर्म डामर पर पड़े और उसका शरीर सतर्क मुद्रा में रहा। पास से वह आदमी उससे कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था जितना उसने सोचा था, और उसकी आंखों में दबाव था। पुष्पा ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और पूछा कि क्या बात है, लेकिन उस आदमी ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस उसे ट्रक से दूर जाने का इशारा किया। पुष्पा ने निर्देश का पालन किया, सड़क के बाईं ओर कुछ कदम चली। चलते समय उसने अभी भी वर्दी पहने पुरुषों की हर हरकत पर ध्यान दिया। आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था और किसी तरह उन्हें पता था कि उसका ट्रक उस मार्ग से गुजरने वाला है। माहौल अजीब लगने लगा। पुष्पा को कोई गश्ती वैन, कोई रोटेटिंग लाइट और कोई सामान्य जांच प्रक्रिया नहीं दिखी। केवल वर्दी पहने पुरुषों का एक समूह था जो धमकाने वाली मुद्रा में खड़ा था। मन ही मन में पुष्पा को यकीन होने लगा
कि यह कोई सामान्य नाकाबंदी नहीं है। वर्दी पहने पुरुषों की उस पंक्ति में से एक बहुत बड़ा और अधिक प्रमुख व्यक्ति आखिरकार आगे बढ़ा। वह लंबा और मोटा था। उसका शरीर बहुत गठीला था। उसकी बड़ी भुजाएं तंग स्लेटी वर्दी से लगभग बाहर निकल रही थीं। उसके कदम भारी थे लेकिन आत्मविश्वासी थे, और उसके इशारों से उसके आसपास के लोग स्वचालित रूप से रास्ता छोड़ रहे थे। पुष्पा ने उस आदमी को चुपचाप पास आते देखा। उसका चेहरा कठोर और आत्मविश्वासी था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह कोई समझौता नहीं जानता हो। वह आदमी ठीक पुष्पा के सामने रुका, इतनी नज़दीक से उसकी मुद्रा पूरी तरह से हावी थी। बिना किसी भूमिका के एक धीमी और दबाव वाली आवाज में उसने बातचीत शुरू की। रास्ता खर्च कहाँ है? उसने पूछा। यह मजाक के स्वर में या आधे अधूरे सवाल के रूप में नहीं था, बल्कि एक ऐसे आदेश की तरह था जिस पर मोलभाव नहीं किया जा सकता था। पुष्पा एक पल के लिए भौहें सिकोड़कर उस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करने लगी। उसने आधिकारिक माल परिवहन के संदर्भ में ऐसा कोई शब्द कभी नहीं सुना था, लेकिन वह आदमी सीधे उसकी ओर देख रहा था, मानो पुष्पा की ओर से कोई और जवाब स्वीकार नहीं करेगा। पुष्पा ने सावधानी से जवाब देने की कोशिश की। उसने समझाने की कोशिश की कि उसके पास सभी दस्तावेज और यात्रा परमिट पूरे हैं, और यह कि टोल रोड पर किसी अधिकारी ने कभी इस तरह के पैसे की मांग नहीं की थी। लेकिन उस आदमी ने, जिसने खुद को दरोगा जयपाल बताया, केवल उपहास किया। मुझे कागजात नहीं चाहिए, मुझे रास्ता खर्च चाहिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। माहौल और भी असहज हो गया। जयपाल के कुछ गुर्गे उनके चारों ओर एक अनौपचारिक घेरा बनाते हुए नजदीक आने लगे। पुष्पा सीधी खड़ी रही, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे खुले तौर पर धमकाया जा रहा है। जयपाल ने अपना हाथ उठाया और 5 उंगलियां दिखाईं। 1 लाख रुपये अभी, नहीं तो तुम्हारा ट्रक यहीं जब्त कर लिया जाएगा। चुनाव तुम्हारा है। उसकी आवाज नहीं बदली, लेकिन वह स्पष्ट रूप से धमकी से भरी थी। पुष्पा ने उसे पलटकर देखा, शांत रहने की कोशिश की। हालांकि उसे एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस होने लगा था। उसके मन में यह अब वितरण मार्ग या काम के बारे में नहीं था। यह पूरी तरह से रिश्वत का मामला था जो खुद को अधिकारी बताने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा था। उसने विचार करना शुरू कर दिया कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति साधारण शब्दों से हल नहीं हो सकती थी। पुष्पा दबाव के बीच शांत रहने की कोशिश कर रही थी। एक धीमी लेकिन दृढ़ गति से उसने ट्रक के दरवाजे के डिब्बे से दस्तावेज फोल्डर खोला। उसमें आरसी पंजीकरण प्रमाण पत्र, भारी वाहन चलाने का लाइसेंस पेक और कंपनी का आधिकारिक यात्रा परमिट था। सब कुछ पूरा और वैध था। उसने वे दस्तावेज जयपाल को दिखाए, इस उम्मीद में कि यह सिर्फ एक गलतफहमी होगी। पुष्पा का मानना था कि जब तक सभी प्रशासनिक कागजात ठीक हैं, उसकी यात्रा को लेकर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसने विनम्रता से बात की, स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। हालांकि माहौल साफ तौर पर तनावपूर्ण था, लेकिन जयपाल की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। एक घिनौने भाव के साथ उसने अपने हाथ से दस्तावेज फोल्डर को झटक दिया। कागजात, जो पहले बड़े करीने से व्यवस्थित थे, लगभग डामर पर गिर पड़े। मुझे उन कागजों की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, रास्ता खर्च कहाँ है? उसने अपनी आवाज को ठंडा रखते हुए और अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मानो अपने विरोधी की हिम्मत को परख रहा हो। पुष्पा एक पल के लिए चुप रही, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसने गलत तो नहीं सुना। लेकिन यह स्पष्ट था कि यह ड्राइविंग की पूर्णता के बारे में नहीं था, यह जबरन वसूली थी। जयपाल ने फिर से मांगी गई राशि दोहराई, 1 लाख रुपए, ताकि तुम आगे जा सको। आसान है ना? उसने अपनी बाहों को छाती पर बांध लिया, अपनी बड़ी मांसपेशियों को दिखाते हुए। उसके कुछ गुर्गे पीछे से हल्का सा हंसे, मानो ऐसी स्थिति के आदी हों। पुष्पा ने उन सभी को एक एक करके देखा, यह महसूस करते हुए कि यह कोई सहज कार्रवाई नहीं थी। वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे, व्यवस्थित रूप से दबाव डालने के आदी थे। पुष्पा ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अब पीछे हट गई और उनकी मांग मान ली, तो वे इसे फिर से करेंगे। शायद किसी और ड्राइवर के साथ, शायद अगली बार उसके साथ। इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वे इसे कानूनी उल्लंघन मानेंगे, क्योंकि वे खुद उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर पुष्पा जानती थी कि वह एक सुनसान जगह पर अकेली थी और वर्दी पहने पुरुषों का एक समूह था जो कुछ भी करने में सक्षम था। उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाया। उसने जयपाल की ओर देखा, स्थिति और जोखिम का आकलन किया। लेकिन एक बार जब उसे यकीन हो गया कि यह सब जबरन वसूली है, तो उसने अपना रुख अपना लिया। माफ करना जनाब, मैं आधिकारिक काम पर हूं,
वैध माल ले जा रही हूं, कागजात पूरे हैं। मैंने पहले कभी सड़क पर ऐसा नहीं देखा, उसने एक सपाट लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वह चिल्लाई नहीं, लेकिन उसका लहजा स्पष्ट था कि वह आसानी से दबाव में आने वाली नहीं थी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन मजबूत और शांत प्रतिरोध से भरी थी। जयपाल को वह जवाब पसंद नहीं आया। उसकी जबड़ा कस गया और उसने पुष्पा को घूर कर देखा, मानो उसे चुनौती दी गई हो। उसके कुछ गुर्गे बेचैन होने लगे। कुछ ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने अपनी कमर पर एक छोटी लाठी पकड़ी। लेकिन पुष्पा अपनी जगह पर खड़ी रही, न पीछे हटी न आगे बढ़ी। वह अच्छी तरह जानती थी कि कभी कभी शांति ही दुश्मन को भ्रमित कर सकती है, और उस समय उसने उनके द्वारा बनाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे न झुकने का फैसला किया। कुछ लंबे सेकंड बाद पुष्पा ने अपनी नज़र हटाई और अपने ट्रक की ओर वापस चलने लगी। उसने कुछ और नहीं कहा, न अनुमति मांगी न कुछ समझाया। उसके कदम शांत थे, जल्दी में नहीं थे, यह दिखाते हुए कि वह डरी नहीं थी। उसके कंधे सीधे थे और उसकी आंखें सीधे कैबिन के दरवाजे पर थीं, जो अब कुछ मीटर दूर था। मन ही मन में वह जानती थी कि ऐसा रवैया प्रतिक्रिया को भड़का सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि चुप रहने का मतलब हार मानना नहीं था। जयपाल ने दूर जाती पुष्पा की पीठ को देखा। उसका भाव तिरस्कार से गुस्से में बदल गया। उसके लिए यह इनकार केवल पैसे की मांग का इनकार नहीं था, बल्कि उस शक्ति का अपमान था जिसे उसने अब तक डर के माध्यम से बनाया था। उसने अपने गुर्गों को देखा और अपनी ठोड़ी से एक छोटा सा इशारा किया। तभी स्थिति एक पल में बदल गई। केवल पैसे की मांग से यह पुष्पा के लिए एक वास्तविक खतरा बन गया, जो बस अपना काम करना चाहती थी। पुष्पा लगभग अपने ट्रक के दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। उसका हाथ हैंडल तक बढ़ा, कैबिन में चढ़ने और उस भीड़ से दूर जाने के लिए तैयार थी, जो शुरू से ही गलत लग रही थी। लेकिन उसके कदम रुक गए जब उसने पीछे से जयपाल की भारी आवाज़ सुनी, ठोको इसे, ताकि इसे हमारे सड़क के नियम पता चलें। यह वाक्य उसने लापरवाही से कहा था, जैसे वह अपने गुर्गों को कोई सामान उठाने के लिए कह रहा हो, न कि किसी पर हमला करने के लिए। लेकिन पुष्पा के लिए यह उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफ़ी था। वह मुड़ी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे बचने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं। बिना किसी चेतावनी के जयपाल के गुर्गों में से एक, जो सबसे नज़दीक खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ा और अपनी कठोर हथेली से पुष्पा के सिर के पीछे वार किया। प्रभाव ने पुष्पा को आगे की ओर धकेल दिया और वह लगभग ट्रक के बॉडी से टकरा गई। वह एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठी। उसका एक हाथ ने शरीर को बोनट पर टिका दिया। उसके सिर में धक धक हो रही थी, न केवल शारीरिक दर्द से, बल्कि उस जबरदस्त सदमे से भी। उसे पहले कभी इतनी बेरहमी से नहीं मारा गया था, खासकर सिर्फ एक बेतुकी मांग को अस्वीकार करने के लिए। पुष्पा ने सिर के किनारे को पकड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा। यह सब क्या है? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन स्पष्ट थी। वह कोई स्पष्टीकरण मांग रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। जिस गुर्गे ने उस पर हमला किया था, वह थोड़ा पीछे हट गया, अगले आदेश के लिए तैयार था। इस बीच जयपाल आत्मविश्वास से भरपूर होकर दूर से देख रहा था। यह स्पष्ट था कि उनके लिए यह पहली बार नहीं था और वे पुष्पा को हल्के में ले रहे थे। पुष्पा को एहसास हुआ कि स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। यह अब सिर्फ धमकी या जबरन वसूली नहीं थी, यह शारीरिक हिंसा बन चुकी थी। वह सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें एक एक करके सामने खड़े लोगों के चेहरे पर घूम गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग साफ होने लगा था। कोई मदद के लिए नहीं आने वाला था। आत्मरक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और अगर यह यहीं खत्म होना था तो वह चुपचाप नहीं सहती। उसका शरीर तुरंत सतर्क हो गया। इसके बाद जो कुछ भी होने वाला था, वह बिना किसी प्रतिरोध के उन्हें उसे फिर से छूने नहीं देगी। पुष्पा को अभी भी सिर के पीछे दर्द महसूस हो रहा था जब उसका शरीर फिर से सीधा खड़ा हुआ। हालांकि वह कुछ सेकंड पहले लड़खड़ा गई थी, उसने अपना संतुलन बनाए रखा। उसका चेहरा अब सवालिया नहीं था, बल्कि क्रोध और तनाव से भरा था, जो सतह पर आने लगा था। यह क्या बकवास है? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज़ तेज और तीखी थी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई सफाई नहीं। जो आया वह अगला वार था। इस बार दाईं ओर से उसके ऊपरी बांह पर लगा और उसके शरीर को पीछे धकेल दिया। पुष्पा का रिफ्लेक्स तेजी से काम किया। उसने अगले हमले को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बचने के लिए आत्मरक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसकी प्रवृत्ति उस समय उसके तर्क से ज्यादा तेजी से काम कर रही थी। एक पल में उसका शरीर अनुकूल हो गया। उसने जवानी में जो भी मार्शल आर्ट सीखा था, वह सब वापस आ गया, जैसे यह उसकी मांसपेशियों की याददाश्त से कभी दूर नहीं हुआ था।
वह किनारे हट गई, अगले मुक्के से बची और फिर अपने हमलावरों में से एक के पेट पर घुटने से वार किया। जवाबी हमला उस आदमी को पीछे हटने के लिए काफी था। जयपाल के अन्य गुर्गे चौंक गए, लेकिन तुरंत एक साथ आगे बढ़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अकेली महिला प्रतिरोध कर सकती है। पुष्पा के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह केवल अपनी सहज प्रवृत्ति और जीवित रहने की इच्छा पर निर्भर थी। उसने रोका, लात मारी और सरल लेकिन प्रभावी तकनीकों से पलटवार किया। पुष्पा के मुक्के उन्हें बेहोश करने के लिए नहीं थे, लेकिन वे उन्हें दर्द देने और नियंत्रण खोने के लिए काफी मजबूत थे। माहौल तेजी से एकतरफा स्थिति से सक्रिय प्रतिरोध में बदल गया। जयपाल के कुछ गुर्गे हिचकिचाते हुए दिखाई दिए, कुछ पीछे हट गए। एक एक करके पुष्पा के सटीक हमलों से नीचे गिर रहे थे। उसका शरीर फुर्तीला था, उसकी आंखें चौकस थीं और हर हरकत का एक उद्देश्य था। यह अब ट्रक या माल की रक्षा के बारे में नहीं था, यह आत्मसम्मान और सुरक्षा के बारे में था। पुष्पा केवल बचने के लिए नहीं लड़ रही थी, वह इसलिए लड़ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि इस समय उसके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। सुनसान टोल रोड के किनारे एक के बाद एक वार हो रहे थे, जिसमें पुष्पा का लाल फ्यूसो ट्रक एक मूक गवाह के रूप में मजबूती से खड़ा था। इंजन से हल्का धुआं अब भी निकल रहा था, जबकि उसके सामने का माहौल एक अप्रत्याशित युद्ध के मैदान में बदल गया था। पुष्पा तेजी से आगे बढ़ी, अपने विरोधियों को अपनी स्थिति को फिर से व्यवस्थित करने का समय नहीं दिया। उसके हाथ वार रोक रहे थे, उसके पैर वार कर रहे थे और उसका शरीर जयपाल के गुर्गों के जंगली मुक्कों से बच रहा था। वह केवल बचाव नहीं कर रही थी, बल्कि रणनीति के साथ पलटवार कर रही थी। पेट, गले और घुटनों जैसे कमजोर बिंदुओं को निशाना बना रही थी। एक बड़ा आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्पा तेजी से झुक गई और एक साधारण से थ्रो से उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उस बड़े शरीर ने जमीन से टकराने की तेज आवाज निकाली। दूसरे ने बगल से मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन पुष्पा ने अपनी कोहनी से उसके जबड़े पर वार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया और किनारे पर गिर गया। उनमें से कुछ डरने लगे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस महिला को उन्होंने कमजोर समझा था वह इतनी मजबूत निकलेगी। वे लोग जो आमतौर पर केवल धमकाने पर भरोसा करते थे, वे इस चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। थोड़े ही समय में 5-6 आदमी गिर गए थे। कुछ दर्द से कराह रहे थे या कांपते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे। गर्म डामर उनकी पीड़ा का स्थान बन गया था। पुष्पा खुद भी थक चुकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और पसीना जोरों से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें केंद्रित थीं। वह जानती थी कि उसे लापरवाह नहीं होना है। लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह अब अव्यवस्थित विरोधियों के बीच खड़ी थी। उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका शरीर किसी भी आने वाले व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार था। जयपाल के जो गुर्गे अभी भी खड़े थे, वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनका हौसला टूट गया था। वे अब झिझक रहे थे। कुछ ने अपने नेता की ओर देखा, मानो नए आदेश का इंतजार कर रहे हों या यहां तक कि भागने का कारण खोज रहे हों। लेकिन जो बचा था वह सिर्फ उनका डर नहीं था, बल्कि एक अकेली महिला से एक खुली सड़क पर बिना किसी हथियार के हारने की शर्म थी। पुष्पा के पीछे उसका लाल फ्यूसो ट्रक मजबूती से खड़ा था, जैसे एक ऐसा कैला जो नहीं गिरेगा, और उसके सामने केवल एक विरोधी बचा था जो अभी तक हिला नहीं था, जयपाल। जब उसके गुर्गों के कराहने की आवाज़ें कदमों की आवाज़ से ज्यादा सुनाई देने लगीं, तो जयपाल आखिरकार हिल गया। वह जल्दी में नहीं था, बल्कि शांत था, जैसे कि वह अभी अभी दिन की नींद से उठा हो। उसने धीरे से अपने हाथ थपथपाए, जैसे कि एक मनोरंजक शो के लिए ताली बजा रहा हो। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान धीरे धीरे उभर आई। आखिरकार एक दिलचस्प विरोधी, उसने कहा, आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए। उसके कदम भारी थे और हर हरकत आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। उसका बड़ा शरीर धीरे धीरे पुष्पा की ओर बढ़ा, जो अब अपने गुर्गों की हार के मलबे के बीच अकेली खड़ी थी। पुष्पा ने अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी शरीर की मुद्रा स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए तैयार थी। उसके पैर थोड़े नीचे झुक गए, उसकी दोनों मुट्ठियां बगल में बंधी थीं और उसकी आंखें सीधे जयपाल पर टिकी थीं। यह अब केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान और सिद्धांतों की बात थी। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था, सांस अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई थी, लेकिन संदेह की कोई जगह नहीं थी। उसके सामने वाला विरोधी कोई साधारण गुंडा नहीं था। जिस तरह से जयपाल ने खुद को संभाला, उससे स्पष्ट था कि वह लड़ना जानता था। जयपाल पुष्पा से कुछ ही मीटर दूर रुका। उसने अपनी गर्दन को बाएं और दाएं घुमाया, जिससे उसकी बड़ी गर्दन से धीमी चरमराहट की आवाज आई।
तुम मुझसे ज्यादा मजबूत निकली, उसने कहा, अपने गिरे हुए गुर्गों की ओर इशारा करते हुए। लेकिन मेरा स्तर अलग है। यह बात सिर्फ कोरी बड़ाई नहीं थी। उसके बात करने का तरीका ऐसा था जैसे उसने दर्जनों मजबूत लोगों को हराया हो और कभी हारा न हो। उसके कंधे चौड़े थे, उसकी बाहें कठोर मांसपेशियों से भरी थीं, और उसके खड़े होने की स्थिति एक बड़े पत्थर की तरह स्थिर थी जो हमला करने के लिए तैयार था। पुष्पा ने उसके बयान का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उस लंबे, बड़े व्यक्ति पर केंद्रित थीं। उसके मन में यह जीतने या हारने के बारे में नहीं था, यह किसी को भी यह महसूस करने की अनुमति न देने के बारे में था कि उन्हें केवल इसलिए दूसरों पर रौब डालने का अधिकार है क्योंकि वे मजबूत महसूस करते थे। वह जानती थी कि दांव ऊंचे थे, शायद पिछली लड़ाई से भी ज्यादा। लेकिन उस समय वह पीछे हटने के बारे में नहीं सोच रही थी। और जब जयपाल आगे बढ़ने लगा तो पुष्पा भी आगे बढ़ी, उस लड़ाई का स्वागत करने के लिए तैयार थी जो निश्चित रूप से उसके द्वारा लड़ी गई किसी भी अन्य लड़ाई से अलग होने वाली थी। लड़ाई बिना किसी चेतावनी के शुरू हो गई। जयपाल पहले चला, पुष्पा के चेहरे पर दाहिना मुक्का मारा, लेकिन पुष्पा तैयार थी। वह किनारे झुकी और एक कदम पीछे हटते हुए वार को रोका। उनके शरीर आपस में टकराए, कोहनी और बाहों के टकराने की तेज आवाज आई। एक पल के लिए डामर को जला रही सूरज की गर्मी भी उस तनाव के सामने कुछ नहीं थी जो उनकी लड़ाई को घेरे हुए था। कोई दर्शक नहीं था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, केवल सांस लेने, टकराने और सुनसान सड़क पर गूंजते कदमों की आवाज थी। पुष्पा ने उसकी जांघ पर लात मारकर जवाब दिया, लेकिन जयपाल ने उसे अपने घुटने से रोका और उसकी छाती पर जोरदार धक्का मारा। पुष्पा का शरीर कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया, लेकिन वह गिरी नहीं। कुछ ही सेकंड में वह वापस आगे बढ़ी, घूमी और जयपाल के चेहरे के किनारे पर अपनी कोहनी मारी। इस बार वार लगा। जयपाल थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन डटा रहा। उसके होंठों के कोने पर खून दिखने लगा। वह थोड़ा मुस्कुराया, खुशी से नहीं बल्कि चुनौती महसूस करते हुए। तुम भी काफी कठोर हो, उसने खून पोंछते हुए बड़बड़ाया। लड़ाई बिना रुके जारी रही। वार, लात, बचाव और पलटवार एक के बाद एक आ रहे थे, जैसे दोनों एक दूसरे की हरकतों को पढ़ रहे हों। उनके चेहरे पर चोट के निशान ज्यादा दिखने लगे। पुष्पा की कनपटी और होंठ पर चोट के निशान थे, जबकि जयपाल की आंख के नीचे और जबड़े के किनारे पर घाव थे। लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। रुकने का कोई शब्द नहीं था। उनके शरीर चलते रहे, हालांकि उनके पैर भारी होने लगे थे और सांसें तेज चल रही थीं। यह अब ताकत के बारे में नहीं था, यह दृढ़ संकल्प के बारे में था। दोपहर की सूरज की रोशनी डामर पर पड़ रही थी, जो धूल और पसीने से ढका हुआ था। उनके चारों ओर जयपाल के गुर्गों के शरीर स्थिर पृष्ठभूमि के रूप में पड़े थे, जो इस भीषण द्वंद्व के मूक गवाह थे। कोई हथियार नहीं था, केवल शारीरिक शक्ति और साहस था। वह सुनसान सड़क एक ऐसी एक पर एक लड़ाई के अखाड़े में बदल गई थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। हर हरकत निर्णायक महसूस हो रही थी। हर वार और हर हाथ की स्विंग एक हमले से ज्यादा भार लेकर आ रही थी। यह एक ऐसे सड़क के दबंग और एक मजबूत महिला के बीच सम्मान की लड़ाई थी जिसने झुकने से इनकार कर दिया था। लड़ाई 5 मिनट से ज्यादा चल चुकी थी। यह समय उससे कहीं ज्यादा लंबा महसूस हुआ जब शरीर को सूरज की गर्मी और एड्रेनालाइन के दबाव में चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। दोनों थक चुके थे, सांसें तेज चल रही थीं, कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन दोनों अभी भी बिना झिझक के एक दूसरे को घूरते हुए खड़े थे। जयपाल, हालांकि उसका शरीर बड़ा और गठीला था, अब धीमा होने लगा था, जबकि पुष्पा अपने छोटे शरीर के साथ गति और सटीकता पर निर्भर थी, लेकिन उसकी ताकत भी खत्म हो रही थी। वह जानती थी कि अगर यह जारी रहा तो ऐसे जोखिम होंगे जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसे अब एक सटीक वार से इसे खत्म करना होगा। जयपाल फिर से आगे बढ़ा, इस बार पूरे शरीर को घुमाकर पुष्पा के सिर के किनारे पर हुक मारने के लिए। उसकी हरकत चौड़ी, मजबूत और खतरनाक लग रही थी, लेकिन थकान के कारण धीमी भी थी। पुष्पा ने 1 सेकंड के अंश में उस कमी को भांप लिया। वह नीचे झुकी, किनारे की गति से बचते हुए, और जयपाल के मुक्के को अपने कंधे के ऊपर से निकलने दिया। अगले पल का इंतजार किए बिना वह तुरंत नजदीकी रेंज में घुस गई। उसका बायां घुटना तेजी से ऊपर उठा, जयपाल के पेट पर जोरदार वार किया। वह बड़ा शरीर तुरंत झुक गया। दर्द को रोकने के लिए उसकी सहज प्रतिक्रिया थी। पुष्पा वहीं नहीं रुकी। एक और हरकत में वह घूमी और अपनी दाहिनी कोहनी से सीधे जयपाल के जबड़े पर वार किया। वार की आवाज़ तेज थी और उस विशाल व्यक्ति का शरीर धीरे से घूम गया, इससे पहले कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। अर्धचेतना की स्थिति में जयपाल ने अपने पैरों पर नियंत्रण खो दिया।
उसका शरीर हिल गया, फिर एक जोरदार धड़ाम के साथ डामर से टकरा गया। कोई और हरकत नहीं हुई, उठने की कोई कोशिश नहीं हुई। जयपाल शांत पड़ा रहा। उसका चेहरा आसमान की ओर था, उसकी आंखें आधी बंद थीं। वह द्वंद्व एक त्वरित और सटीक हमलों की श्रृंखला में समाप्त हो गया। पुष्पा अपनी जगह पर खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका शरीर थकान और बचे हुए एड्रेनालाइन को रोकते हुए कांप रहा था। वह तुरंत नहीं हिली। उसकी आंखें जयपाल के शरीर पर टिकी थीं, जो अब कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था। वह सुनिश्चित कर रही थी कि सब कुछ वास्तव में खत्म हो गया है। उसके चारों ओर अभी भी चुप्पी थी। जयपाल के गुर्गे, जो पहले उठे थे, अब दूर से देख रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति डर और अविश्वास का मिश्रण थी। पुष्पा आखिरकार एक कदम पीछे हटी। उसके घुटने लगभग ढीले हो गए थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, वह जीत गई थी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि जयपाल वास्तव में नहीं हिल रहा है, पुष्पा धीरे धीरे अपने ट्रक की ओर चली। उसके पैर भारी महसूस हो रहे थे, लेकिन उसके कदम अभी भी उद्देश्यपूर्ण थे। उसके बाएं हाथ ने कनपटी पर लगे घाव को पकड़ा, जिससे अभी भी थोड़ा खून निकल रहा था, जबकि उसका दाहिना हाथ कैबिन के डैशबोर्ड से उसका फोन निकालने के लिए बढ़ा। उसने कॉल बटन दबाने से पहले एक पल के लिए अपनी सांसें सामान्य कीं। जब उसने बात की तो उसकी आवाज़ फटी हुई थी, लेकिन काफी स्पष्ट थी। उसने अपना स्थान विस्तार से बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, किलोमीटर XXX पर, पहाड़ी मोड़ के पास। मुझे अभी अभी पुलिस होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने हमला किया है। वे वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन वे असली अधिकारी नहीं हैं, उसने संक्षेप में कहा। दूसरे छोर पर मौजूद अधिकारी हैरान लग रहा था, लेकिन तुरंत नज़दीकी टीम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुष्पा ने यह भी जोड़ा कि शारीरिक हिंसा हुई थी और समूह का नेता अब बेहोश था। उसने अपने प्रतिरोध के बारे में ज्यादा विवरण नहीं दिया, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि अब कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण थी। फोन बंद करने के बाद पुष्पा आराम करने के लिए अपने ट्रक के पायदान पर बैठ गई। उसके सीने की धड़कन अभी भी तेज थी, और जैसे ही उसके शरीर से एड्रेनालाइन कम होने लगा, दर्द ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस होने लगा। जयपाल के बचे हुए गुर्गे अभी भी दूर खड़े थे। वे भागने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जैसे जानते हों कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनके पास अब कोई ताकत नहीं थी जिस पर वे भरोसा कर सकें। जयपाल, वह आदमी जो आमतौर पर सभी को झुकाता था, अब डामर के बीचों बीच असहाय पड़ा था। पुष्पा ने उनसे बात नहीं की और उन्होंने भी अभिवादन करने की हिम्मत नहीं की। स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो पहले धमकी और एकतरफा ताकत से हावी थी, वह अब कानून प्रवर्तन अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा एक शांत मैदान था। थोड़ी देर बाद सायरन की आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी। पुष्पा ने राहत और सतर्कता के मिश्रण के साथ आवाज़ की दिशा में देखा। वह जानती थी कि यह समस्या अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई है, लेकिन न्याय की ओर पहला कदम उठाया जा चुका था। खड़ी होकर और पसीने और सूखे खून से चिपके अपने बालों को थोड़ा ठीक करते हुए पुष्पा ने सब कुछ समझाने के लिए खुद को तैयार किया। वह अब पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में खड़ी थी, जिसने भेस और हिंसा का विरोध करने का साहस किया था। वह जानती थी कि वह दिन लंबा होगा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। रिपोर्ट भेजे जाने के कुछ ही देर बाद पुलिस की कई इकाइयां घटनास्थल पर पहुंचीं। 2 गश्ती वाहन और एक टाटा सूमो जैसी एक टैक्टिकल गाड़ी तेजी से सड़क के किनारे रुक गई। पूरी वर्दी में अधिकारी तुरंत फैल गए, इलाके को सुरक्षित किया और अभी भी पड़े हुए शरीरों को ट्रैफिक लेन से अलग किया। अधिकारियों के बीच एक उच्च पदस्थ व्यक्ति मुख्य वाहन से बाहर निकला। वह स्थानीय पुलिस प्रमुख पुलिस आयुक्त आदित्य वर्मा थे, जो उस क्षेत्र का नेतृत्व लंबे समय से कर रहे थे और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वह गंभीर भाव से पुष्पा की ओर बढ़े और तुरंत एक संक्षिप्त रिपोर्ट मांगी। पुष्पा ने, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी चोट थी और उसकी सांसें स्थिर नहीं थीं, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से बताया कि क्या हुआ था। उसने अपने घाव, अपने आधिकारिक कागजात दिखाए और समझाया कि कैसे वर्दी पहने समूह ने उसे रोका, पैसे मांगे और मना करने पर हमला किया। पुलिस आयुक्त ने उस बड़े शरीर वाले जयपाल की ओर देखा, जो अभी भी ट्रक के पास पड़ा था, फिर एक एक करके उसके गुर्गों को देखा, जो अब शांत बैठे थे और अधिकारियों द्वारा घिरे हुए थे। उनकी आंखें भ्रम से आश्चर्य में बदल गईं। सुरक्षा में शामिल एक इंटेलिजेंस अधिकारी नजदीक आया और कुछ फुसफुसाया। अपराधियों की पहचान और चेहरों की त्वरित जांच के बाद एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। जयपाल वास्तव में कोई पुलिसकर्मी नहीं था, बल्कि एक आपराधिक समूह का नेता था जो लंबे समय से वांछित था। वे अंतर्राज्यीय लॉजिस्टिक्स मार्गों पर काम करने वाले सड़क के गुंडे थे। वे ड्राइवरों को धोखा देने
और व्यवस्थित तरीके से पैसे निकालने के लिए नकली वर्दी पहनते थे। उसके कुछ तरीके से पैसे निकालने के लिए गुर्गों के नाम भी पहले के अपराध डेटा से मेल खाते थे। आयुक्त आदित्य वर्मा गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सभी अपराधियों को हथकड़ी लगाकर आगे की पूछताछ के लिए मुख्यालय ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने पुष्पा की सीधे प्रशंसा की और घटना के लिए माफी मांगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी पर कानूनी कार्रवाई हो, और मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगता हूं कि उनके धोखे में पुलिस का प्रतीक शामिल था, उन्होंने कहा। स्कैलन को पुष्पा ने सिर हिलाया, राहत महसूस की, लेकिन अभी भी उस गुस्से से भरी हुई थी कि वह लगभग एक ऐसे सिस्टम का शिकार बन गई थी जिसे कानून लागू करने का दिखावा करने वाले लोगों ने भ्रष्ट कर दिया था। लगभग 1 घंटे तक बयान देने और घटनास्थल पर दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के बाद पुष्पा को आखिरकार अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति मिल गई। पुलिस अधिकारियों ने उसके दस्तावेज लौटाए और उसके साहस के लिए धन्यवाद दिया। कुछ पुलिसकर्मी अभी भी अपराधियों को स्टेशन ले जाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन पुष्पा का ध्यान वापस उसके लाल फ्यूसो ट्रक पर था। धीमी लेकिन दृढ़ चाल के साथ वह कैबिन की ओर वापस चली। सूरज की रोशनी थोड़ी बदल चुकी थी, लेकिन पसीना और सूखा खून उसकी त्वचा पर अभी भी चिपका हुआ था। पुष्पा ने ट्रक का दरवाज़ा खोला और लंबी सांस लेते हुए ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। कैबिन के अंदर की हवा गर्म और थोड़ी घुटन भरी थी, लेकिन उसके लिए वह जगह एक सुरक्षित क्षेत्र की तरह महसूस हुई। उसने डैशबोर्ड से एक वेट वाइप गीला पोंछा निकाला और धीरे धीरे अपना चेहरा साफ किया। उसकी कनपटी और होंठ पर छोटे छोटे घाव अभी भी छूने पर दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। कैबिन में एक छोटा दर्पण उसके सूजे हुए चेहरे का प्रतिबिंब दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी केंद्रित और नियंत्रण में थीं। उसने एक पल के लिए अपना चेहरा देखा, मानो यह सुनिश्चित कर रही हो कि वह सच में यह सब झेल चुकी है। उसने इग्निशन कुंजी घुमाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इंजन शुरू करने से पहले पुष्पा ने अपने दाहिने साइड मिरर की ओर देखा। वहां वह उस घटनास्थल का कुछ हिस्सा देख सकती थी। जो शरीर पहले गिरे हुए थे, उन्हें अब हिरासत वाहनों में ले जाया जा रहा था। असली पुलिसकर्मी ट्रैफिक को फिर से व्यवस्थित कर रहे थे। पुष्पा ने बिना कुछ कहे नज़ारे को देखा, बस चुपचाप सिर हिलाया, किसी और के लिए नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने के लिए कि वह बच गई थी, न कि केवल सौभाग्य से, बल्कि इसलिए कि जब उसे दबाया जा रहा था तो उसने चुप न रहने का विकल्प चुना था। उसके चेहरे पर आखिरकार एक छोटी मुस्कान आई। यह खुशी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि आंतरिक संतुष्टि की थी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी और क्योंकि न्याय आखिरकार आया, भले ही देर से। पुष्पा ने फिर अपने ट्रक का इंजन चालू किया, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और टोल रोड पर वापस चली गई। उसकी डिलीवरी शायद कुछ घंटे देर से होगी, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। महत्वपूर्ण यह था कि वह अपनी यात्रा जारी रख रही थी, अपने माल को पहले की तरह ले जा रही थी। हालांकि इस बार उसके आत्मविश्वास में एक गहरी भावना थी। उस दिन ने भले ही घाव छोड़े हों, लेकिन इसने उसके अंदर एक और भी मजबूत साहस छोड़ दिया था। लाल फ्यूसो ट्रक अपने रास्ते पर फिर से चल पड़ा, टोल रोड के बढ़ते शोर के साथ मिल गया। विंडशील्ड पर विजय ट्रांसपोर्ट्स का स्टिकर पहले की तरह लगा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ट्रक के कैबिन में अब एक अलग कहानी समाहित थी। पुष्पा स्टीयरिंग के पीछे बैठी थी, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए थी, जबकि दूसरा हाथ कभी कभार उसकी कनपट्टी से पसीना पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान स्पष्ट थे, लेकिन वे अब आकर्षण का केंद्र नहीं थे। उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं, केंद्रित, शांत और अब पहले से कहीं ज्यादा तेज। बाहर से उसका ट्रक एक सामान्य मालवाहक वाहन जैसा दिखता था, लेकिन जो कोई भी कैबिन की बाईं ओर की खिड़की से देखता, वह एक ऐसे महिला के चेहरे को भांप लेता जिसे अभी अभी तूफान से गुजरा है और फिर भी मुस्कुरा सकती है। यह विजय की मुस्कान नहीं थी, बल्कि इस समझ की मुस्कान थी कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती और उस समय हर कोई कानून द्वारा संरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन जब साहस अपनी जगह पर खड़ा होता है तो परिणाम कहानी की दिशा बदल सकता है। और उस दिन पुष्पा ने सड़क पर ही अपनी कहानी फिर से लिखी। गाड़ी चलाते हुए पुष्पा ने एक पल के लिए अपने बाईं ओर के कैबिन के दराज में देखा, जो अभी भी थोड़ा खुला था। अंदर एक चमकदार काली पिस्तौल, बड़े करीने से यात्रा परमिट और एक छोटी नोटबुक के बीच पड़ी थी। वह हथियार शुरू से ही अपनी जगह से बाहर नहीं निकला था, उसे छुआ तक नहीं गया था, तब भी नहीं जब स्थिति उसे उसकी सीमा तक धकेल रही थी। पुष्पा जानती थी कि वह उसका इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन उसने निहत्थे बचाव करना चुना, क्योंकि उसे गोलियों ने नहीं बचाया, बल्कि उसकी अपनी दृढ़ता और साहस ने बचाया। पिस्तौल शांत रही,
उस मुश्किल फैसले का गवाह जो ठंडे दिमाग से लिया गया था। अंतिम कैमरा ट्रक के सामने की लंबी सड़क की ओर चला गया। फ्यूसो इंजन की धीमी गड़गड़ाहट पृष्ठभूमि में थी, जो वाहन की बॉडी से गुजरती हवा की आवाज के साथ मिल रही थी। कोई विदाई नहीं, कोई वीर संवाद नहीं, बस एक ट्रक, एक ड्राइवर और एक यात्रा जो अब एक नए अर्थ के साथ जारी थी। पुष्पा आगे बढ़ती रही, केवल माल ही नहीं ले जा रही थी, वह अपने साथ सबक, घाव, साहस और एक ऐसी कहानी ले जा रही थी जिसे वह कभी नहीं भूलेगी।